हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल जीनियस हब एकेडमी पर। मैं विकास गुप्ता आप लोगों को इस प्लेटफॉर्म पर क्लास 12 का फिजिक्स पढ़ा रहा था, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा था कैपेसिटर, जिसे हिंदी में संधारित्र कहते हैं। इस चैप्टर में इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के बारे में डिस्कस किया था, संधारित्रों के संयोजन के बारे में डिस्कस किया, जिसमें हमने एक संधारित्र के संयोजन को पढ़ रखा था जिसका नाम था सीरीज कॉम्बिनेशन, श्रेणी क्रम संयोजन। आज उसी के आगे हमें एक अगला संयोजन पढ़ना है जिसे हिंदी में कहते हैं समांतर संयोजन और इंग्लिश में कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या कहते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन और हिंदी में क्या कहते हैं? समांतर संयोजन। तो जिन लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है, पहले उस वीडियो को आसानी से देख ले आराम से और फिर इस वीडियो को फिर देखें। तो आज का टॉपिक जो हमारा है समांतर संयोजन, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। समांतर संयोजन होता क्या है? तो समांतर संयोजन चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें मान लेते हैं कि हमारे पास क्या होता है समांतर क्रम संयोजन, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मान लो हमारे पास क्या है, 4 कैपेसिटर है, 1 2, फिर उसके बाद ये आपका रहा 3 और ये हमारे पास क्या रहा 4। ये 4 कैपेसिटर हमारे पास हैं। कितने कैपेसिटर हैं? 4। अब इन चारों कैपेसिटर के कैसे समांतर संयोजन किया जाता है तो देखिएगा, यदि हम चारों कैपेसिटर के प्रथम सिरे को एक साथ जोड़ दें और चारों कैपेसिटर के चारों संधारित्र के अंतिम सिरे को एक साथ जोड़ दें, इस प्रकार का जो क्रम बनता है वो क्या कहलाता है? समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। जैसे देखो हमने क्या बोला, चारों कैपेसिटर के प्रथम सिरे को एक साथ जोड़ना है। चारों कैपेसिटर के प्रथम सिरे को एक साथ जोड़ना है, चारों संधारित्र के प्रथम सिरे को एक साथ जोड़ना है। देख लो, हमने चारों संधारित्र को एक साथ जोड़ दिया, नहीं जोड़ दिया? और फिर यहाँ से एक पॉइंट हम निकाल लेते हैं बैटरी के लिए। किसके लिए? बैटरी या सेल के लिए। ऐसे इसके अंतिम सिरे को भी हम लोग किससे कनेक्ट कर देते हैं? एक पूरे से कनेक्ट कर देते हैं, मतलब चारों अंतिम सिरे को भी हम लोग क्या करते हैं? एक टर्मिनल में जोड़ देते हैं, मतलब पूरा एक साथ जोड़ देते हैं और यहाँ से एक टर्मिनल निकाल लेते हैं। किसके लिए? बैटरी के लिए। किसके लिए? बैटरी के लिए। समझ में आई बात कि नहीं आई? इस प्रकार का जो संयोजन होता है वो क्या कहलाता है? समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। और हमने मान लिया जो संधारित्र इसका है C1 है, C2 है, C3 और C4। बात समझ में नहीं आई? तो जब किसी संधारित्र के, जब कई संधारित्र आपके पास हो और उनका समांतर क्रम संयोजन करना हो तो आप क्या करोगे? जितने भी संधारित्र हैं उसके पहले वाले सिरे को एक साथ जोड़ दो तथा अंतिम सिरे के सभी संधारित्र के अंतिम सिरे को क्या करो? एक साथ जोड़ दो और वहां से क्या निकाल लो? एक टर्मिनल निकाल लो, एक और तार निकाल लो और उसको ला करके किससे कनेक्ट कर दो? बैटरी से। इस प्रकार जो संयोजन बनकर आता है वो क्या कहलाता है? समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। क्लियर है बात यहाँ पे? अब इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर ये समांतर क्रम संयोजन हो गया तो समांतर क्रम संयोजन का फार्मूला भी होता है और आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। समांतर क्रम संयोजन में विभवांतर क्या होता है? समान होता है। क्या होता है? विभवांतर। इसीलिए घरों की वायरिंग किसमें की जाती है? पैरेलल में की जाती है। ये जो आपका वायरिंग है सब किसमें है? पैरेलल में है, समांतर क्रम में। क्यों? क्योंकि ताकि हर एक इक्विपमेंट को, हर एक उपकरण को समान वोल्टेज मिल सके, ताकि ये अच्छे से ऑपरेट कर सके। मान लो अगर इस फैन को कम वोल्टेज मिला तो ये फैन सही से चलेगा नहीं, या उस फैन को कम वोल्टेज मिला तो चलेगा नहीं। इस वजह से इन दोनों सभी को जो भी इक्विपमेंट लगे होते हैं आपके घरों में वो सब किस क्रम में जुड़े होते हैं? समांतर क्रम में, ताकि उन्हें क्या मिल सके? एक समान वोल्टेज मिल सके। तो समान वोल्टेज पहचानने का नियम कैसा है? कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर समान विभवांतर है या नहीं है? तो इसके नियम यही है बेटा कि अगर सारे संधारित्र एक ही पोटेंशियल से जुड़े हैं, एक ही बिंदु से जुड़े हैं, तो हम कहेंगे वे सभी क्या है? आपस में समान वोल्टेज से जुड़े हैं। जैसे देखो, अगर मैं बात करूं यहाँ से कोई निकालता हूं तो देखो यहाँ पे पहुंचा मैं, यहाँ से देखो ये भी जुड़ा है ना। अगर मान लेते हैं ये प्लस वाला है तो इधर क्या हो जाएगा बेटा? प्लस। चलो मान के चलते, देखो यहाँ से अगर इस यहाँ से आऊँ तो देखो ये चारों क्या सभी एक टर्मिनल से नहीं जुड़े हैं? एक ही बिंदु से, हाँ या ना? सभी कितने बिंदु से जुड़े हैं? इधर वाला देखो क्या सभी में एक ही बिंदु है या नहीं है?
देख पा रहे हो नहीं? अगर इस बिंदु को A मान लूँ और इस बिंदु को बेटा मैं B मान लूँ तो बताओ C1 कैपेसिटर किसके किसके बीच जुड़ा है? बिंदु A और बिंदु B के बीच। C2 कैपेसिटर किसके बीच जुड़ा है? बिंदु A और बिंदु B के बीच। C3 कैपेसिटर किसके बीच? बिंदु A और बिंदु B। C4 भी किसके बीच? बिंदु A और बिंदु B। और इवन ये बैटरी भी देखो किसके किसके बीच है? बिंदु A और बिंदु। मतलब क्या है? ये चार के चारों संधारित्र आपस में समांतर और साथ साथ जो ये बैटरी लगी है वो भी किसमें है? समांतर में है। तो अगर इस बैटरी की क्षमता V है तो बताओ, अगर इस बैटरी का विभवांतर V है तो इसका भी कितना होगा? V, इसका भी V, इसका भी V और इसका भी V। तो सबका विभवांतर समान होगा नहीं होगा? कोई दिक्कत है? परंतु देखो जब यहाँ से हम आवेश निकालेंगे बेटा, तो हमने आपको बताया है आवेश जितना निकालोगे लास्ट में फिर उतना देना भी है। तो मान लो ये आवेश क्यों गया यहाँ पहुँचा, अब यहाँ से क्या होगा? 4 रास्ते हैं ना इसके पास जाने के। तो यहाँ से मान लो कितना चला गया? Q1, यहाँ से कितना चला गया? Q2, यहाँ से कितना चला गया? Q3 और यहाँ से Q4। अब बताओ Q4 यहाँ से आएगा ना, ऐसे Q4 यहाँ आएगा, यहाँ से क्या आएगा? Q3, यहाँ से कितना आएगा? Q2 और यहाँ से क्या आएगा? Q1। और जब ये चारों आकर इस बिंदु पे मिलेंगे तो फिर क्या बन जाएगा बेटा? Q, और इधर से क्या मिल जाएगा? फिर हमें Q चार्ज वापस आ जाएगा नहीं आ जाएगा? कोई दिक्कत है? ये अभी से समझते चलो, क्योंकि इसी चीज़ का आगे कैपेसिटर के जब हम कनेक्शन आपको पढ़ाएंगे, जब इसके संधारित्र के संयोजन में न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ये बड़ा हेल्प करेगा। ध्यान रहे 2 चीज़ मैंने बोला है क्या, कि अगर समान कोई भी संधारित्र, 2 संधारित्र आपस में एक ही बिंदु से जुड़े हैं तो उनका विभव आपस में क्या होगा? समान होगा। उनका विभव आपस में क्या होगा? समान होगा। और दूसरी बात है आपको ये याद रखनी है कि बैटरी से जितना आवेश आप निकालोगे उतना ही आवेश लाकर फिर से उसे देना भी पड़ेगा। तो देखो यहाँ से हमने Q आवेश निकाला, Q आवेश ऐसे आया तो फिर Q आवेश भी हमने बैटरी को दे दिया। क्लियर है बात यहाँ पे? तो इस प्रकार ये आपका जो है क्या नाम है, हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि आवेश इसमें कैसा क्या होगा क्या नहीं होगा। क्लियर है बात? सब में विभव समान है लेकिन आवेश सब में क्या है? अलग अलग है। तो लिखेंगे क्या? अच्छा, आवेश Q बराबर आपको पढ़ाएगा क्या होता है? CV, यही तो होता है ना। तो अगर मैं लिखूं प्रथम संधारित्र का आवेश Q1 बराबर क्या हो जाएगा बेटा? Q1 आवेश कहाँ है? इस संधारित्र में है। इस संधारित्र का कैपेसिटेंस क्या है? C1। विभवांतर कितना है बेटा? V। बात समझ में आई कि नहीं आई? Q बराबर क्या होता है? CV होता है। तो CV देखो यहाँ पे Q1 जहाँ जा रहा है वहाँ का कैपेसिटेंस कितना है? C1। और पोटेंशियल कितना है? V। तो Q1 बराबर कितना हो जाएगा? C1V। ऐसे लिखेंगे क्या? द्वितीय संधारित्र। क्या लिखेंगे? द्वितीय संधारित्र का आवेश Q2 बराबर क्या हो जाएगा? C2V। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और ऐसे फिर क्या लिखेंगे? तृतीय संधारित्र का आवेश Q3 बराबर क्या हो जाएगा? C3V। और ऐसे लिखेंगे बेटा आपका जो चतुर्थ संधारित्र है उसका जो आवेश Q4 है वो किसके बराबर हो जाएगा? C4×V। जैसे कल हमने बताया था भले 4 संधारित्र बेटा लगे हैं लेकिन ये काम करेंगे कितने संधारित्र का? एक ही, और वो एक संधारित्र क्या होगा? तुल्य संधारित्र के बराबर होगा। तो ये जो धारिताएं दी गई है सबकी सब ये कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें? एक संधारित्र में। और वो हम मान लेते हैं क्या है बेटा आपका? क्या है? C इक्विवेलेंट। क्या है? C इक्विवेलेंट। और ये क्या है आपका? V। तो अगर मैं इस तुल्य संधारित्र का अगर मैं देखूं यहाँ पे तुल्य परिपथ का आवेश Q बराबर क्या हो जाएगा? तो कहोगे सर Q बराबर हो जाएगा C इक्विवेलेंट और इंटू यहाँ का पोटेंशियल कितना है बेटा? V। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कोई दिक्कत है यहाँ पे? तो इस तरीके से ये हो गया। अब मैं अगर लिखूं यहाँ पे, अगर मैं ये लिखूं कि अतः परिपथ के अनुसार, परिपथ कौन सा है? जो हमने पीछे बना रखा है।
परपथ के अनुसार क्या बेटा, तो हमने ये देखा जो ये Q आवेश है ये किसमें बटा बेटा, Q1 Q2 Q3 Q4, और जब ये Q1 Q2 Q3 4 में बटा तो आकर फिर से Q हुआ। इसका मतलब ये जो Q आवेश था इन 4 आवेशों में विभाजित हो गया, और अगर इन्हीं 4 आवेशों को मैं जोड़ दूं तो क्या ये Q के बराबर नहीं हो जाएगा। तो हम किस लिख सकते हैं ना, तो Q बराबर क्या लिख सकते हैं, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4, और Q बराबर क्या है यहाँ पे, C इक्विवेलेंट इंटू V। Q1 बराबर क्या है, C1V C2V प्लस C3V प्लस C4V। तो देखो सब में V कॉमन है तो V कॉमन ले लो, तो C इंटू V बराबर क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा, सब में V कॉमन है तो कॉमन ले लो, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4, तो V से V कैंसिल, तो CE बराबर हो जाएगा बेटा C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4। और ये आपका क्या है, समांतर क्रम में संधारित्रों का तुल्य धारिता। तुल्य धारिता का फार्मूला समांतर क्रम में क्या होता है, C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4। समझ में आता है कि नहीं आई, कोई दिक्कत है। तो इस प्रकार से ये फार्मूला आपके निकल करके आता है समांतर संयोजन से। क्लियर बात यहाँ पे, तो आप इतना नोट करिए। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। देखिए अभी जो तो हमने डिस्कस किया, अभी तक हमारे पास जो संधारित्र थे कितने थे, 4। कितने संधारित्र हम लोगों ने लिया था, 4 संधारित्र थे, और चारों किस क्रम में थे, समांतर क्रम में। किस क्रम में, समांतर क्रम में। तो फार्मूला क्या आया था, C इक्विवेलेंट का तुल्य धारिता का, तो C इक्विवेलेंट बराबर आया था आपका C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4। ये तो फार्मूला आया ना। अगर मैं बोल दूं माना पहला कंडीशन बता रहा हूं, माना यन संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो तुल्य धारिता का फार्मूला C इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 प्लस डॉट 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 प्लस CN। बात समझ में आई कि नहीं आई, फार्मूला तो यही होगा ना। C इक्विवेलेंट बराबर क्या होगा, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 प्लस डॉट डॉट CN। क्लियर बात करें यहाँ पे, क्या हुआ, अच्छा सॉरी यहाँ किस में होगा बाबू, समांतर क्रम में, श्रेणी क्रम नहीं, कहाँ होगा, समांतर क्रम में जुड़े हों तो क्या हो जाएगा, C इक्विवेलेंट बराबर C1 C2 C3 C4 प्लस डॉट डॉट C। क्लियर बात की नहीं यहाँ पे। तो ये कब, जब n समांतर क्रम में मतलब n संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हों तो जो उनके तुल्य धारिता का फार्मूला होता है C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 प्लस डॉट डॉट C। क्लियर बात है यहाँ पे। तो समांतर क्रम में तुल्य धारिता का फार्मूला क्या आएगा कि समांतर क्रम में जितने भी संधारित्र जुड़े हैं उनकी धारिताओं का योग ही तुल्य धारिता कहलाता है। क्लियर बात है यहाँ पे। अब मान लो हमारे पास n संधारित्र, देखो यहाँ से मैं फिर लिख रहा हूँ, माना n संधारित्र समान धारिता C वाले संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हों तब तुल्य धारिता C इक्विवेलेंट बराबर क्या होगा, n इंटू C। क्या हो जाएगा, n इंटू C। जहाँ पर n क्या है तो लिख लो, जहाँ पर n संधारित्रों की संख्या है, जहाँ पर n क्या है, संधारित्रों की संख्या, और C क्या है, एक संधारित्र की धारिता। अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं, जो ये कंडीशन है, तो इसका डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा।
मैं बना के बता दे रहा हूँ, ऐसा डॉट 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 करके आगे कहाँ तक जाएगा, ये देखो सी सी सी, और ये डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा, सी एन तक। कहाँ तक जाएगा, सी एन तक। अगर इस तरीके से जुड़े हैं तो इनकी तुल्य धारिता सी इक्विवेलेंट बराबर क्या, एन इंटू सी। बात समझ में आई कि नहीं है? तो हमने देखा क्या है, सभी समान धारिता के कि नहीं है, और कितने कैपेसिटर जुड़े हैं, एन कैपेसिटर। कितने कैपेसिटर, एन कैपेसिटर। तो इसका फार्मूला क्या आ जाएगा, सी इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा, एन इंटू सी, जहाँ पर एन क्या है, संधारित्रों की संख्या है, और आपका सी क्या है, एक संधारित्र की धारिता। क्या हुआ, यहां पर हमने श्रेणी क्रम संयोजन कर दिया, इसे हमें किस में रखना होगा, समांतर क्रम में। बेटा ये फिगर यहाँ पे गलत हो गया, इसको ध्यान से देखिएगा। हमने क्या बोला है, एन संधारित्र समान धारिता व सी वाले संधारित्र कहाँ जुड़े हैं, एन संधारित्र समान धारिता वाले, और वो धारिता कितने, सी वाले संधारित्र किस क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में। तो बेटा इसका कनेक्शन कुछ इस तरीके से होगा, क्योंकि सब किस में जुड़े हैं, समांतर क्रम में। ठीक है ना, किस में जुड़े हैं, समांतर क्रम में। ठीक, और यहाँ से फिर एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, और ऐसे डॉट डॉट करके यहाँ बना देते हैं, ऐसे डॉट 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 करके यहाँ पर एक कैपेसिटर जुड़ा हुआ है आपका, और ये सभी क्या है आपका, ये क्या आपका सी सी सी, और ये क्या है, सी एन। ठीक है ना, ये आपके किस कनेक्शन में हो गए, समांतर क्रम में हो गए, और सभी कैसे धारिता वाले, समान धारिता वाले। तो इनका फार्मूला क्या आ जाएगा, सी इक्विवेलेंट बराबर एन इंटू सी। क्लियर बात है, यहाँ पे कोई दिक्कत है यहाँ पे? तो इस तरीके से हमने आपको 3-4 केस बता रखे हैं। और एक बात और समझिए, क्या कि जैसे हमने इसके पहले वाले चीज में बताया था, क्या पहला हमने क्या बताया था कि अगर कई संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो उसकी जो तुल्य धारिता आती है, उस तुल्य धारिता क्या होती है, उस श्रेणी क्रम में जुड़े जितने भी संधारित्र हैं उसमें जो सबसे कम मान का संधारित्र होगा उससे भी कम आती है तुल्य धारिता। लेकिन इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा कि जब कई संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े होते हैं तो जो उसकी तुल्य धारिता आती है उन सभी मानों में जो सबसे बड़ा मान होगा उससे भी ज़्यादा आता है। तो बात ये लिखवा देंगे अभी, ये लिख लीजिए कि यदि समांतर क्रम में कई संधारित्र जुड़े हों, कई संधारित्र जुड़े हों तो परिपथ की तुल्य धारिता, परिपथ में जुड़े सबसे अधिक मान वाले संधारित्र से सबसे अधिक मान वाले संधारित्र से सबसे अधिक मान वाले संधारित्र से भी ज़्यादा होता है, ज़्यादा आता है। क्लियर बात यहाँ पे भाई, कोई दिक्कत यहाँ पे? तो इस तरीके से ये कुछ आपके नियम थे। अब आपको मैं कुछ और बातें बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। स्थितिज ऊर्जा के रूप में, किस रूप में, स्थितिज ऊर्जा। यहीं पे हम कुछ बात पोटेंशियल एनर्जी की भी कर लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा। आप लोगों ने फार्मूला क्या पढ़ा है स्थितिज ऊर्जा का? तो यहाँ पर U बराबर मैं ले रहा हूँ क्या, 1/2 CV²। और अभी मैंने आपको समांतर क्रम संयोजन में बताया कि V क्या होता है आपका, कांस्टेंट होता है। V क्या होता है, नियत होता है, और ये पहले से कांस्टेंट है। तो यहाँ से देखा जाए जो U है आपका वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, C के। क्या है, C। क्यों, V का V बराबर क्या है आपका, कांस्टेंट है। V क्या है आपका, कांस्टेंट है ना। तो अब जरा हमें बताइए ये क्या मतलब बता रहा है कि जिसका कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा वो ज़्यादा एनर्जी स्टोर करेगा। क्लियर बात कि नहीं यहाँ पे? तो इस बात से यहाँ पता चल रहा है U बराबर ½ CV² में हमने देखा V क्या है आपका, कांस्टेंट है। किसमें,
पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो ये जो U आया है पोटेंशियल एनर्जी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, C के। इसका मतलब क्या है बेटा, जिसका C ज़्यादा होगा उसका पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। अच्छा देखो Q बराबर क्या होता है बेटा आपका, CV क्या होता है, तो V बराबर यहाँ से अगर मैं निकालूँ तो क्या हो जाएगा, Q/C। और V क्या है, कांस्टेंट है। V क्या है, कांस्टेंट है। तो मैं एक बात कह सकता हूँ ना कि Q/C आपका क्या है, कांस्टेंट है या नहीं है। तो यहाँ से अगर मैं Q देखूँ तो Q बराबर क्या हो जाएगा, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C हो जाएगा कि नहीं। C को इधर ले जाओ, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, C। इसका मतलब समझ रहे हो क्या है कि जिसका C ज़्यादा होगा वो ज़्यादा चार्ज स्टोर करेगा। और यहाँ से बात पता चल रही ना कि जो जितना ज़्यादा चार्ज स्टोर करेगा उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होती। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो हमने इस प्रकार से देखा पोटेंशियल एनर्जी के केस में हमने ये देखा कि V कांस्टेंट होने से Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है किसके, C के। इसका मतलब जिसकी धारिता ज़्यादा होगी उसका आवेश संचित करने की क्षमता क्या होगी, ज़्यादा होगी। और आवेश अगर क्षमता ज़्यादा हो गई तो बेटा बताओ यहाँ से आपका पोटेंशियल एनर्जी भी ज़्यादा हो जाएगा या नहीं। बात समझ में आई कि नहीं आई, कोई दिक्कत है। अच्छा पिछले समांतर वाले केस में जब हम लोग देख रहे थे तो उसमें क्या प्रॉब्लम था, कैपेसिटेंस ज़्यादा था, एनर्जी क्या थी, कम आ रहे थे। मतलब एक तो पैसा भी हम लगाए और एनर्जी स्टोर भी ना हो। यहाँ हम पैसा लगा रहे थे, एनर्जी भी ज़्यादा स्टोर हो रही है। इस वजह से हमारे लिए सबसे अच्छा संयोजन कौन सा है, पैरेलल है। इसके बारे में और हम थोड़ी बात बताएंगे। अच्छा एक चीज़ और यही समझ लो, वो भी बता देते इसी वक्त। क्या होता है, आवेश किस रेशियो में डिवाइड होता है बाबू आपका, Q1:Q2। अगर 3 संधारित्र हैं तो Q1:Q2 के रूप में डिवाइड होगा कि नहीं होगा। और अगर मैं Q1 बराबर निकालूं तो क्या आएगा, C1V:C2V:C3V। तो V सब में कॉमन है, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो उसका जो कैपेसिटेंस आएगा वो क्या आएगा, किस रेशियो में, C1:C2:C3। बात समझ में आई कि नहीं आई, कोई दिक्कत यहाँ से, बात समझ में आई या नहीं आई। तो यदि हम बात करें कई कैपेसिटर लगे हुए हैं समांतर क्रम में, तो उनके जो आवेश का वितरण होगा उसी रेशियो में उसकी धारिता का भी वितरण होगा। जिस अनुपात में उसमें आवेश का वितरण होगा उसी अनुपात में उसकी धारिताओं का भी वितरण होगा। बात समझ में आई नहीं आई, कोई दिक्कत है। तो इस प्रकार से हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन के जितने भी कॉन्सेप्ट थे मैंने सब आपको बता दिए। अब इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, बस केवल और केवल न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करनी है। अब अगले क्लास से हमने आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन की जितनी सारी बातें थी मैंने सब आपको सिखा दी। अगले क्लास से हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, न्यूमेरिकल कैसे करते हैं। और बहुत ही अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे। और यहाँ पर याद रखना ये चीज़ इंपॉर्टेंट रहे, ये चीज़ आप लोग देखिएगा, जब मैं ये चीज़ कराऊंगा न्यूमेरिकल में तो ये चीज़ वहाँ पर मैं चर्चा करूँगा। जो मैं यहाँ बता रहा हूँ, देखो जिसका पोटेंशियल क्या ना, जिसका कैपेसिटेंस ज़्यादा उसका पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा हो रहा है या नहीं, जिसका कैपेसिटेंस ज़्यादा है उसका पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अगर ये कैपेसिटर किसमें जुड़े हो, पैरेलल में। ये सारी कंडीशन हम चेक करेंगे जितनी बात मैं आपको लिखा रहा हूँ। इस वजह से आप ये लोग जो है क्या नाम, इसको बढ़िया से अच्छे से डिटेल कर लीजिएगा। कल की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत तो आप इसे इतना नोट करिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में हम लोग।